जब हमको ऐसे पढ़ने भेजा ना अलग अलग जगह पे, तो लोग बोलते थे कि आप अपने पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो इन पे। और अगर ज़्यादा ही पैसे है तो अपने बेटा, जो एक इकलौता बेटा है, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी बना दो। और सर सेकंड अटैम्प्ट में मैं 0.7 मार्क्स से मैं फेल हुई हूँ प्रीलियम्स। तो वो बहुत बड़ा हर्डल था मेरे लिए। हिमाचल की जो जीके के लिए है, वो मैंने जो जोगटा एकेडमी की बुक है प्रीलियम्स के लिए वो फॉलो करी थी। ऑसम के जो नोट्स है वो सर बहुत अच्छे हैं। मैं सर बहुत लिखती थी, मैं अपने एंड पे मैंने बहुत लिखा है। मैं सर इतना लिखती थी कि मेरे ना कई बार हाथ सूज जाते थे लिख लिख के ना। तो तू ऐसा करना, तू प्रोफेसर की तैयारी कर, क्योंकि तू मेहनती है, वो तेरा वो हो जाएगा। तो सर अपनी मम्मी की वजह से फिर मैंने यूजीसी नेट भी दिया है, मैंने हिमाचल सेट भी दिया है, और सर मैंने दोनों क्लियर भी किया है। कॉलेज में जो मुझे प्रोफेसर मिले वो बहुत अच्छे मिले सर। स्पेशली अगर मैं नाम लूँ तो विनीता पॉल मैम है, इंग्लिश के प्रोफेसर है वो। दिनेश सर, वो हिस्ट्री के प्रोफेसर है। नमस्कार, एक बारी फिर से स्वागत है आपका जोगटा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज मेरे साथ शीतल है, जो रिसेंटली एचएस का रिज़ल्ट आया था। इसमें इनको जो पोस्ट मिली है वो है डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर की। तो सबसे पहले शीतल, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको सक्सेस मिली। थैंक यू सर। तो इस कॉन्वर्सेशन की हम शुरुआत करते हैं आपकी छोटी सी इंट्रोडक्शन से। आप एक बारी ब्रीफली बताएं अपने बारे में, और आप किस एरिया से हो और आपके घर पे कौन है। सर मेरा नाम शीतल है और मैं कांडो बडोल, जो कि एक हरिपुर धार में गांव है, वहाँ से हूँ, सिरमौर से। सर मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पापा जेबीटी है, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, और हम 5 भाई बहन हैं, जिसमें 4 बहनें हैं और 1 भाई है। ओके, तो अब अगर हम आपकी एजुकेशन की बात करें, है ना, तो क्या आपने वहीं से स्टार्ट करी थी, गांव से ही? यस सर। ठीक है, तो कैसे कैसे रहा आपका एक पूरी जर्नी जो आपकी एकेडमिक्स रहा है? सर क्योंकि मेरे पापा जेबीटी है, तो 5वीं तक की जो पढ़ाई है वो मैंने गवर्नमेंट स्कूल शिलान से करी है। अपने पापा ही मेरे टीचर थे। उसके बाद सर जो 7वीं तक की है वो मैंने कोरक स्कूल से करी है, और उसके बाद 7वीं से लेकर 12वीं तक की मैंने एवियन स्कूल से करी है, नाहन से। और उसके बाद सर मैंने कॉलेज किया है गवर्नमेंट वाईएस पीजे परमार कॉलेज नाहन, और उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स किया है सोशियोलॉजी में फ्रॉम एचपीयू। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि आपके पापा ही आपके टीचर थे, तो क्या एक्सपीरियंस है आपके उस टाइम की, मतलब कैसा रिलेशन था आपका पापा के साथ एज ए टीचर और एज ए फादर? सर पापा के साथ हमेशा ही बहुत फ्रेंडली रिलेशन था मेरा शुरू से ही। पर जब एज अ टीचर वो अपना रोल प्ले करते थे तो थोड़ा सा वो होता ही है कि मैं टीचर हूँ, अब पापा नहीं हूँ। तो था तो वो भी, लेकिन पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस शुरू से पापा का रहा है, और उनका मतलब मानना ये है कि बाकी सब नखरे झेल सकते हैं हम एज ए पेरेंट, लेकिन पढ़ाई के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, और तुम्हें मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो शुरू से ही था, ये पढ़ाई पर बहुत फोकस था। आपको कब ऐसा लगा कि मुझे तैयारी करनी है, मतलब की प्रिपरेशन करनी, सिविल सर्विसेज की? सर बचपन से ही पापा ने बहुत इंस्पायर किया। बहुत ही, मैं 3rd-4th क्लास में ही थी शायद। तो उन्होंने इस एग्ज़ाम के बारे में बोलना स्टार्ट कर दिया? यस सर। तो मतलब मेरे दिमाग में ना ये डाल दिया था कि सिविल सर्विसेज कुछ होता है, बहुत बड़ा होता है। एक दिन मैंने ही पूछा था कि पापा मैं ऐसा क्या करूँ जो बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, जैसे एक बच्चा पूछता है इस तरह से। तो पापा ने बोला था कि तुम ना सिविल सर्विसेज में जाना। तो सर शुरू से ही फिर मुझे इस तरह से बनाया गया, रिस्पॉन्सिबल भी बनाया गया, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो भी मेरे भाई बहनों का होता था वो भी फिर मैं ही करती थी, उनको पढ़ाना। तो आप सबसे बड़े हो? यस सर। अच्छा। तो इस तरह से मुझे तैयार किया गया, और बाकी पढ़ाई को तो हमेशा प्रायोरिटी रखा ही गया। तो देखो ना, जैसे आपके पापा का सपना बचपन से ही था आपके प्रति, और आपका भी वो वैसे ही हुआ। तो जिस दिन रिज़ल्ट आया, है ना, जब सक्सेस दिखी, तो उस टाइम का क्या माहौल था? कैसे आपको पता चला? कैसे आपने फैमिली को बताया कि मतलब कैसे उन्होंने इस बात पर अपना रिएक्शन दिया? सर क्योंकि रिज़ल्ट का जो दिन था ना, वो वही दिन था जब गवर्नमेंट स्कूल में रिज़ल्ट आता है। उसमें सरकारी स्कूल में ना, ऊपर जो भी पहाड़ों में सर्दियों वाले जो स्कूल होते हैं उसमें, तो उसमें तो पापा इसलिए नहीं आ पाए थे नाहन ना, मैं नाहन में थी। अच्छा, आप नाहन में थे? मेरी पूरी फैमिली नाहन में थी, तो पापा नहीं आ पाए थे। तो मैं मिस तो बहुत पापा को कर रही थी उस टाइम पे।
बाकी उस टाइम पहले तो नर्वसनेस भी बहुत थी जब रिज़ल्ट आने वाला था। फिर फाइनली जब अपना नाम देखा लिस्ट में तो बहुत खुशी हुई। सब रो रहे थे उस टाइम पे, बहुत इमोशनल वो मोमेंट था। इतने सालों से इस दिन का वेट किया था। और पापा भी मतलब वैसे तो इमोशन ज़्यादा शो नहीं करते, लेकिन फिर भी मतलब उनके आँखों से ही लग रहा था कि वो बहुत खुश है। देखो यही एक अचीवमेंट होती है। और दूसरा ना, जैसे आपने बताया आप हरिपुरधार, यस, तो जैसे मैं भी उधर एक बारी विजिट किया हूँ, तो मतलब गांव की एक लाइफ होती है, थोड़ी टफ लाइफ रहती है ना। तो मतलब उस एरिया से कोई सिलेक्शन होना, इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचना, वैसे देखो सिरमौर से बहुत सारे बच्चे निकलते हैं, तो हर साल रिजल्ट निकलता है। मतलब अगर आप पिछले रिजल्ट देखोगे तो मतलब सिरमौर से रहते हैं बच्चे। तो ऐसी क्या खास बात होती है सिरमौर के बच्चों में, जो हमने देखा है कितनी डेडिकेशन रहती है। तो आपके अंदर वो कौन सी चीज़ें थी जो आपने वहाँ से इनकलकेट की है कि नहीं मुझे तैयारी करनी है ना। तो कैसे दर्शाते हो आप उस पूरे क्षेत्र को, खासकर आपका अपना। सर मुझे लगता है कि हम क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट रीजन से हम हैं, टेरेन वाइज भी और वैसे भी अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड है। और सर एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा हमारे पास रिसोर्स नहीं है, क्योंकि लैंड भी लिमिटेड है, प्लस जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो भी बहुत लिमिटेड है वहाँ पे। तो इस वजह से एग्रीकल्चर का ऑप्शन बहुत लिमिटेड है कि हम अपना सेल्फ कंजप्शन के लिए तो वो कर सकते हैं, लेकिन एज अ प्रोफेशन उसको नहीं अडॉप्ट कर सकते। तो सर जो ऑप्शन हमारे पास बचता है वो यही है कि हमें गवर्नमेंट जो नौकरी है वो चाहिए ही होती है। तो शुरू से ही बच्चों को मतलब ये डाल दिया जाता है कि तुम्हें यही करना है, तैयारी करनी है, कंपटीशन बहुत है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो सर ये जो एक एटीट्यूड होता है कि मेहनत करनी है, तो ये शुरू से बच्चों में होता है कहीं ना कहीं। और सर कहीं ना कहीं कल्चर भी ऐसा है सोसाइटी का कि बहुत पुश किया जाता है कि पढ़ो पढ़ो। और अब सर जो रुझान है घर के कामकाज के लिए, लड़कियों के लिए भी स्पेशली, तो बोलते हैं कि अब ये सब नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो आई थिंक ये एक चेंज है जो एविडेंट है। मतलब पेरेंट्स के माइंड में ये बात है कि बच्चों को पढ़ाना है। यस सर, बिल्कुल क्लैरिटी है कि पढ़ाई से ऊपर अब कुछ नहीं है। जैसे पहले एक एटीट्यूड होता था कि नहीं काम करो, उससे भी बहुत कुछ होता है, लेकिन सर अब ये बिल्कुल ही वो है कि आजकल मतलब पढ़ना ही पड़ेगा, नौकरी के लिए भी और एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी। देखो जैसे आपने ना एक बात मुझे और भी बताई, जब पीछे बात कर रहे थे कि आप 4 साल से घर नहीं गए, मतलब गांव नहीं गए, तो क्या था ऐसा कि नहीं जा पाए। सर इसके तो बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहले तो यही है कि क्योंकि मैं फिर नहानी मैं मतलब शिफ्ट हो गई थी एक तरफ से, तो मैं वहाँ पे ही तैयारी करी थी। और सर कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है इस तैयारी में, तो इतना टाइम नहीं मिलता था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम बिल्कुल ही टाइम नहीं निकाल सकते। तो सर इसके पीछे फिर सोसाइटी जो एक चैलेंज है वो है कि जब भी मतलब जाते थे तो बोलते थे कि क्या कर रहे हो और अभी तक रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है, और इतने सालों से है, फिर अभी तक एटलीस्ट कहीं तो तुम पहुंचनी चाहिए थे, कोई तो पेपर क्रैक होना ही चाहिए था। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये फेस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी। तो उस वजह से फिर सर मैंने तो बिल्कुल ही कि अब अभी तो नहीं जाऊँगी, जब कुछ होगा तभी जाऊँगी। तो आपने ठान लिया था कुछ करके ही जाओगे। सर और फाइनली जब हुआ मैं उसके बाद ही गाँव गई। तो फिर कैसा गांव में आप, कैसा माहौल मिला आपको गांव में। से गांव में बहुत स्वागत हुआ मेरा, और सब ने मेरे जो एफर्ट्स है उनको अप्रिशिएट किया, और ये भी अप्रिशिएट किया कि इतने सालों तक लगी रही। तो आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं ना, आपने बोला 4 सिस्टर है ना, तो मतलब लड़कियों को कितना मतलब प्रेफरेंस दी जाती है कि चलो पढ़ाई करे बने, तो आपके साथ कैसा रहा ये चीज़। सर मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस थी कि हमें कभी नहीं ऐसा बोला गया कि घर के कामकाज पे ध्यान दो, ऐसा भी नहीं है। मतलब मिनिमम सर्वाइवल के लिए जो स्किल्स चाहिए वो तो दी, लेकिन फिर सर इसको प्रायोरिटी नहीं दिया गया। जैसे बोलते हैं कि लड़कियां हैं तो फर्स्ट तो यही है कि उन्हें काम का जाना चाहिए, क्योंकि अगले घर में उन्हें वो स्किल्स चाहिए। तो हमारे उसमें ये था कि पढ़ाई करनी है, अपनी किताबों को अपना साथी बनाओ और खूब पढ़ो, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ द की सर, अगर आप एक औरत हो स्पेशली, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सब कुछ दिखाता है तुम्हारी स्ट्रेंथ भी, और तुम्हारी जो डिसीजन मेकिंग जो तुम आगे लोगे वो भी। तो घर में तो यही माहौल था शुरू से। अगर हम तैयारी की तरफ आए अब, तो कब से स्टार्ट किया आपने प्रॉपरली प्रिपरेशन करना प्लानिंग के साथ। सर प्रॉपरली तो कॉलेज के बाद ही किया ना, जब मेरा कॉलेज हो गया उसके बाद ही। तो सर कोइंसिडेंस ये था कि उसी टाइम पे कोरोना पीरियड भी था,
तो हमारे प्रैक्टिकल्स ख़त्म हुए थे आई थिंक 2020 सितंबर में। तो उसके बाद फिर तैयारी करनी थी। तो सर इच्छा तो मेरी भी ये थी कि मैं दिल्ली जाना चाहती थी, लेकिन सर कोरोना की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाया। और सर जब तक वो सब ठीक हुआ तब तक सर मैंने खुद ही जो है ना अपना सिलेबस वो पढ़ लिया था। अच्छा, आपने सेल्फ स्टडी कर दी थी? यस सर। तो ठीक है। उसके बाद मुझे मतलब सही नहीं लगा कि मैं इतने पैसे भी उधर दूँ और फिर मतलब सिलेबस भी मेरा कंप्लीटेड है, तो इसलिए। अच्छा, तो फिर पहली बार आपने एग्ज़ाम कब दिया? सर आई थिंक 2022 में एग्ज़ाम दिया था मैंने, क्योंकि सर कमीशन का रहता है कि एज का कुछ रहता है कि जब 21 तुम उनके कैलेंडर के हिसाब से कंप्लीट होगे वो तभी देने देंगे। ठीक है। तो आपकी जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन थी वो किस तरह की थी और क्या चैलेंजेस रहे आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में? सर प्रीलिम्स तो बहुत बड़ा हर्डल था मेरी प्रिपरेशन में, और प्रीलिम्स इसलिए भी हर्डल था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब बहुत ही रैंडम मुझे लगता था जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, समझ लोकेट ही नहीं मैं कर पा रही थी कि क्या पूछ रहे हैं। मैं कभी 2 नंबर से रह रही थी, और सर सेकंड अटैम्प्ट में मैं 0.7 मार्क्स से मैं फेल हुई हूँ प्रीलिम्स। तो वो बहुत बड़ा हर्डल था मेरे लिए। फिर मैं प्रैक्टिस भी करने लगी थी, लेकिन सर जो एक्चुअल में जब तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो ना और फिर जो तुम प्रैक्टिस करते हो वो डिसिप्लिनरी वे में ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है सर। और वो मेरे को उस टाइम नॉलेज नहीं थी इतनी, तो बाद में जब मैंने ज्वाइन करी तब डिफरेंस समझ आया कि कितना बड़ा डिफरेंस है। और सर जब आप ऐसे रिगरेसली आप प्रैक्टिस करते हो ना तो मार्क्स भी तुम्हारे खुद ही इंक्रीज होते हैं। अच्छा, देखो अभी ना प्रीलिम्स आने वाले बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी कर ही रहे हैं। फरवरी के बाद, मार्च के बाद बच्चे तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन मेरे को भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं इस तरह के, सर हमारा 1 नंबर से पिछली बार रह गया, 2 नंबर से रह गया, और तो अब किस तरह से क्या अप्रोच रखे। तो उनको ऐसा लगता है कि कहाँ इम्प्रूव करें हम, अब कैसे इम्प्रूव करें। तो आपने भी चीज़ फेस की है कि आप 2 बार इसी वजह से रहे थे, तो क्या सजेस्ट करते हो आप? सर मैं यही सजेस्ट करूँगी, सबसे पहले तो जो बेसिक नॉलेज चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए, पर सर जो प्रायोरिटी है वो नॉलेज है नहीं, प्रायोरिटी है एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस। और सर मुझे लगता है कि एक थ्रेशोल्ड होता है हर एक बच्चे का ना कि इतने एमसीक्यू सॉल्व करोगे उसके बाद ही मार्क्स आने लगते हैं। और सर ये एकदम सरप्राइजिंग होता है कि आपने जैसे बहुत सारे सॉल्व किए ना, तो एकदम से आपके ना मार्क्स बहुत इंक्रीज होते हैं और फिर तुम्हें लगता है कि हाँ तुम अब प्रिपेयर्ड हो। तो सर जब मैंने पहली बार प्रीलिम्स क्रैक किया था ना, तो मुझे लगा कि शायद बाई चांस हो गया क्योंकि मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ। पर सर फिर दोबारा से मैंने फिर अलाइड का भी किया, तो सर वो नैक आ जाता है, लेकिन प्रोवाइडेड कि तुमने उतने एमसीक्यू सॉल्व किए हो। तो प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप पढ़ते रहो उससे। हाँ, तो मैं भी हमेशा देखो यही बात बोलने की कोशिश करता हूँ कि भैया तुम जितने एमसीक्यू करोगे आपका वो लेवल आ जाएगा एक दिन, और फिर एमसीक्यू के साथ आप पढ़ना भी स्टार्ट करोगे। जैसे हम एमसीक्यू देखते हैं किस तरह क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो बुक में भी आपका जो पढ़ने का जो तरीका है वैसे ही हो जाता है। बट उसके लिए आपको थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे और डेडिकेटली बार बारी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों के साथ। तो फिर एक टाइम के बाद ना ये डर ख़त्म हो जाता है। जैसे आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि एक नेचुरल एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ पे ये सब चीज़ें फिर आसान हो जाती है। तो ठीक है, तो बुक्स वगैरह कैसी रही आपकी? मतलब ये भी देखो एक डाउट रहता है बच्चों को नोट्स पढ़े, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े, कितनी पढ़े, क्या ज़्यादा नोट्स पढ़े, तो उसको कैसे आपने स्ट्रीमलाइन किया? सर रिसोर्सेज तो जितने कम होंगे उतने अगर अच्छे प्रीलिम्स हैं। की बात करें भी हम, हाँ। अगर प्रीलिम्स की बात करो तो जो डोमिनेटिंग रिसोर्सेज है ही, जो हम करते ही है, जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत है और हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हम यूज़ करते हैं, और हिमाचल की जो जीके के लिए है वो मैंने जो जोगटा एकेडमी की बुक है प्रीलिम्स के लिए वो फॉलो करी थी। और वो सर बहुत क्रिस्प है और आप उससे की मल्टीपल रिवीजन करो। क्वेश्चंस अगर उसमें से आ रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आ रहे बाई चांस 1-2 अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आपने उसके पीछे नहीं आपने भागना है, वो आप छोड़ भी दोगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मैक्सिमम क्राउड को नहीं आता है, वो कंपटीशन है ही नहीं। आप उन्हें सही करो जो उसमें है और अच्छे से बस रिवीजन पे ध्यान देना है बहुत। और सीसेट में कैसा रहा था आपका? सर सीसेट ऐसा भी नहीं मैं बोलूँगी कि हमेशा ही अच्छा था, पर सर मैंने थोड़ा सा स्मार्टली मैंने लोकेट किए थे कुछ टॉपिक्स जो मुझे लगता था कि ये टॉपिक मैं उस प्रेशर में सॉल्व कर सकती हूँ, जैसे परसेंटेज है सर, एवरेज है या रेशो है, ये ऐसे जो आते हैं हर साल ना। और आपने सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसमें बहुत ध्यान देना है, क्योंकि उनका स्पेसिफिक टॉपिक होता है जो वो हर साल डालते हैं, तो एटलीस्ट वो आपके हाथ में होनी चाहिए।
क्योंकि सर इनका ऐसा होता है कि कई बार मैथ्स बहुत ज़्यादा डाल देता है, कई बार रीजनिंग बहुत डाल देता है, तो आप कोई भी आप सेक्शन मतलब छोड़ नहीं सकते। तो तीनों का ही बैलेंस बनाना है, पर एटलीस्ट 2 तो बहुत स्ट्रॉन्ग तुम्हारी होनी चाहिए, मतलब इतने की आपकी जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई हो रही है। तो अब आते हैं मेंस की तरफ। ठीक है, मेंस में पहले जीएस वाला पार्ट है, तो जीएस वाले पार्ट में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही, कैसे उस पर आपने वर्क किया, तो वो भी बताएं। सर मेंस फॉर्चुनेटली मेरा हमेशा से स्ट्रॉन्ग था। फर्स्ट मेंस में भी मेरे मार्क्स अच्छे थे उस वजह से, और सर ये इसीलिए थे क्योंकि मैंने मैं प्रीलिम्स वाला इसमें भी बोलूँगी कि मैंने पढ़ने में कम ध्यान दिया और प्रैक्टिस में ज़्यादा ध्यान दिया। मैं सर बहुत लिखती थी, मैं अपने एंड पे मैंने बहुत लिखा है। मैं सर इतना लिखती थी कि मेरे ना कई बार हाथ सूज जाते थे लिख लिख के ना, तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसमें। और मेरे को लगता है कि पढ़ तो सारे ही रहे, पर वो जो एक पेन है ना, लेबर वाला जो काम है, वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वही तुम्हें क्राउड से अलग करेगा। और सर इसके साथ जो रिसोर्सेज है उनको भी आप लिमिटेड रखें। कोशिश करनी चाहिए सर कि सिलेबस में जितने भी टॉपिक है उस पर आपके पास क्रिस्प नोट्स हो, इतने क्रिस्प कि आप जो पेपर के एक दिन पहले जो टाइम मिलता है ना, रात का जो टाइम मिलता है, उसमें आप वो सब रिवाइज कर पाओ। यस सर, तो नोट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, और उसके अलावा प्रैक्टिस ये बहुत मैटर करता है। और अपने रिसोर्सेज भी थोड़े से उस तरह के रखने, अपडेटेड होनी चाहिए कि जैसे करंट अफेयर्स है, और उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो ब्यूटीफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है सर, जैसे कि केस स्टडीज़ होगी, एग्जाम्पल्स हो गए, जजमेंट्स होगी। तो ये सर आपके अपने एंड पे है कि तुम कितने क्रिएटिव हो सकते हो, ये आपके रेडी होने चाहिए, है ना। और जैसे आपने लिखने का जिक्र किया है ना, तो मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने आप ही लिख रहे होते हैं। वो कोई बोलते हैं कि हम दिन के 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं, 1 क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो सालों से लिख रहे होते हैं, बट वो किसी गाइडेंस में नहीं कर रहे होते काम वो। तो मैंने ये बड़ा नोटिस किया है ना। तो चलो, आप तो एक गाइडेंस में भी करा है, तो आपको कैसे मतलब बता सकते हो आप ये कि थोड़ा स्मार्ट वर्क हो, हार्ड वर्क के साथ साथ एक लेवल पर आपको थोड़ी सी गाइडेंस भी मिलनी चाहिए, तो उसका किस तरह से बेनिफिट मिलता है? सर बहुत बेनिफिट मिलता है गाइडेंस के अंडर अगर आप करें ना, क्योंकि सर अल्टीमेटली आपको कोई सेकंड पर्सन चाहिए जो आपको जज करे, और सेकंड पर्सन भी ऐसा चाहिए जिसकी कोई भी वैल्यू अटैचमेंट नहीं आपके साथ, जो ये ना सोचे कि आप हर्ट होंगे, ये भी ना सोचे कि आप बिल्कुल ही खुश हो जाएंगे। तो ऐसा कोई चाहिए जो क्रिटिसिज्म करे। क्रिटिसिज्म से बहुत ज़रूरी है अगर आपको इम्प्रूव करना है तो। और सेकंड है सर कि अगर कोई अथॉरिटी कोई आपका चेक कर रहा है ना, तो सर आपको कहीं ना कहीं ये होता है कि आप जो फीडबैक मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। लिखने से कुछ नहीं होता, जो फीडबैक मिलता है और आप फिर जो अप्लाई करते हो अपने नेक्स्ट मॉक में, वो अल्टीमेटली जो है आपकी लर्निंग है, और आपने वही सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करनी है सर, मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है। अपने एंड पे सर पहली बात तो आप डिसिप्लिन ही नहीं मेंटेन कर सकते, क्योंकि 3 घंटे लिखना डेली या अल्टरनेट डे में बहुत मुश्किल होता है सर। और दूसरी बात है कि फिर जाके कोई चेक नहीं कर रहा है, आपको क्या पता आपने अच्छा लिखा है नहीं लिखा है। और जो मॉडल आंसर्स होता है वो तो सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ टेस्ट भी लिख रहे हो, उसके बाद उनको एनालाइज नहीं कर रहे हो, तो उसका भी कोई पॉइंट नहीं है। नहीं देखो, मैंने तो जब जैसे आप लोग जब टेस्ट लिखते थे तो हमें पता है कि मतलब कुछ बच्चे के पास थोड़ा एक्सक्यूज़ आ ही जाते हैं कि चलो अभी हम ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, पहले सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं। जब आप लोग आते थे 25 में लिखना आते थे, बाद में यहाँ भी आते थे ना, तो हमने ये देखा है कि आपके में एक कंसिस्टेंसी थी, लिखने की कंसिस्टेंसी थी, चाहे जैसे मर्जी हो पेपर लिखना है। और लिखने के बाद मैंने एक चीज़ आप लोगों में और नोटिस करी है कि आप लोग पर्सनली टीचर के पास फीडबैक लेना आते थे, है ना। ये भी मैं आप बताता हूँ, अगर आप टेस्ट सीरीज़ ले रहे हो, कोई प्रोग्राम ले रहे हो कोई भी, तो उसमें आपको ऐसा होना चाहिए कि जिस टीचर से ने पेपर चेक किया है, अगर सामने आके फीडबैक मिले तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो ये चीज़ मैंने बड़ी नोटिस करी है, जो बच्चे मेहनत करते हैं। जैसे पिछली बार हमारे पास 1-2 साल पहले निहाने की थी, है ना, इस बार जो रैंक 1 थे, जैसे आप लोग थे, तो मैंने ये देखा है कि ना वो टीचर को भी पकड़ के रखते थे। तो इसीलिए राइटिंग के साथ साथ एक प्रॉपर गाइडेंस होना ज़रूरी है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की। तो ऑप्शनल पे कैसे क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? सर ऑप्शनल तो क्योंकि कमीशन का एक वो रहता ही है कि
आप कभी भी ऐसे परमानेंटली नहीं बोल सकते कि इस बार भी चलेगा, अगली बार भी चलेगा। जैसे सर हमारा जो सोशियोलॉजी है मेरा ऑप्शनल, उसके साथ हुआ कि पिछले बार बहुत सारे टॉपर्स उससे निकले और इस बार सर बहुत रेयरली कोई मिला है। तो ये तो है, लेकिन सर आपको कहीं ना कहीं हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है और अपनी जो ऑप्शनल है उसको इतना अच्छा आप निकल लेना है कि चाहे उनका मूड जो भी हो, लेकिन उन्हें आपको मार्क्स देने ही पड़ेंगे और एटलीस्ट इतने देने पड़ेंगे कि आपका लिस्ट में नाम हो। लिस्ट में नाम आए, मतलब एक एवरेज स्कोर तो, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर नहीं आता तो एवरेज स्कोर तो आ जाना चाहिए। बाकी सर मैं बोलूँगी कि प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है, क्योंकि ऑप्शनल में जो मैंने इस बार अलग किया था, या मैं बोलूँ कि क्योंकि मेरा सिलेक्शन हुआ उसके पीछे कंटेंट तो था ही, एक वो जो सर का जो कंट्रीब्यूशन रहा कैलाश सर का इसमें, लेकिन सर उसके अलावा भी जो प्रेजेंटेशन है, जैसे मैंने ब्लैक पेन भी यूज़ किया था बीच बीच में, और जो थिंकर्स के नाम हैं उनको अलग बहुत जगह कोट किया था जहाँ जहाँ भी पॉसिबल था। तो आई थिंक ये एक अलग तो तुम्हें करना ही पड़ेगा सर, भीड़ से अलग ना, क्योंकि अगर आप सेम ही कंटेंट और सेम तरह से लिखोगे तो फिर वो भी कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। राइट। अच्छा, रिसोर्सेज क्या रहे थे आप पे? रिसोर्सेज सर जो स्लीपी क्लासेस के नोट्स थे वो भी मैंने फॉलो किए हैं सोशोलॉजी के लिए। बाकी सर जो कैलाश सर से उनसे मैं गाइडेंस लेती रहती थी, और सर टेस्ट सीरीज़ वो भी बहुत मैटर करती है। टेस्ट सीरीज़ तो हर पॉइंट में ज़रूरी है सर। अच्छा, जैसे जीएस के क्या वो थे आपके रिसोर्सेज जनरल स्टडी के? सर जीएस के लिए एक तो वही जो हम जो प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हैं तो फैक्चुअल तो वहाँ से हो जाता है। उसके अलावा सर जो मैंने नोट्स अपने बनाए थे गूगल करके या कुछ भी, और सर उन्हीं नोट्स में मैंने इंटीग्रेट किए थे जो ऑसम के जो नोट्स है वो सर बहुत अच्छे हैं, तो उनको भी मैंने किया था। और उसके अलावा जो बाकी एकेडमीज़ है उनके भी कुछ मतलब जहाँ जहाँ से अच्छा लग रहा है बस आप मतलब आपने अपना एक प्रॉपर खुद Yes, का sir. तैयार कर दिया था Yes. और अपना एक बेस बना दिया था जो इंटीग्रेट करना था उसके अंदर ही कर दिया था। यस सर, सबका तो वही करना है, मतलब खुद से नोट्स बनानी चाहिए क्योंकि सर वो ना हेल्प करते हैं आगे जाके, तो वही मैंने किया था। देखो, सबसे मुझे लगता है ये बड़ा स्मार्ट काम है कि अगर आप सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी कर लेते हो, सारा कंपाइल कर लेते हो, तो आपको पता होता है कि मैंने कहाँ पे क्या किया है। और दूसरी बात, जो बेस्ट चीज़ है वो भी आपने कर दी तैयार और अपनी क्रिएटिविटी उस पर लगा दी, है ना। और जो आपने बड़ी अच्छी बात ये बोली है कि भाई आपको भीड़ से अलग होने के लिए कुछ अलग से करना पड़ेगा, उसको ब्यूटीफाई करना पड़ेगा। तो सोशियोलॉजी देखो, वैसा तो सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है पूरा, इसमें कुछ कलाकारी कर नहीं सकते। तो जैसे आप बोल रहे हो कि कुछ ना कुछ इसमें भी किया है, जैसे ज्योग्राफी वगैरह में तो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने सोशियोलॉजी ऑप्शनल ऑप्ट करना है ना, तो उसके लिए मतलब क्या बात का ध्यान रखना पड़ेगा, उसको कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और क्या क्या ऐसे रिसोर्सेज हो सकते हैं जहाँ से शुरुआत कर ले? सर सोशियोलॉजी के लिए तो मैं ये कहूँगी कि पहली बात तो आप कोई भी ऑप्शनल चूज़ कर रहे हो ना, तो आपका इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए, क्योंकि सर जीएस की तरह ये सुपरफिशियल नॉलेज नहीं मांगता है, इसमें आपको थोड़ा डीप चाहिए, वो नेक चाहिए। दूसरी बात है कि अगर आप सब्जेक्ट को इंजॉय करते हो, जैसे सर मेरे पास ग्रेजुएशन तक नहीं था ये सब्जेक्ट ना, फिर मैंने बाद में इसको चूज़ किया है क्योंकि सर मुझे शुरू से ना सोसाइटियल जो भी सब्जेक्ट्स है, टॉपिक्स है, उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट था, जैसे कास्टिज्म है या जेंडर है, तो इन सब चीज़ों में। तो अगर आपका भी ऐसा इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली सब्जेक्ट ले। स्कोरिंग भी है सर, लेकिन यह है कि आपको इसमें बेस्ट ही होना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि जो सब्जेक्ट जो सिलेबस है वो भी क्रिस्प है, इसका बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपको बहुत टाइम इसमें लगेगा। और अगर शुरुआत की मैं बात करूँ, कोशिश करनी है जो NCERTs हैं सोशियोलॉजी की +1 2 की, उनसे आप शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि वो एकदम बेसिक आपको वो दे देंगे कि आप आगे पढ़ने क्या वाले हो। तो उसके बाद सर आप जो रिसोर्सेज है उन्हें यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और है, सोसाइटी पढ़ो, चलो सोसाइटी की बात कर लेते हैं। तो आप कह रहे हो कि आपने कहा कि मैंने कोविड के टाइम स्टार्ट कर ली थी, ठीक है, तो अभी फाइनली 2026 में आप पहुंच गए, तो ऐसा सोच लो कि 20-21 में आपने तैयारी किया, 26 तक आप पहुंचे। तो बीच में ना जो एक स्ट्रगल रहती है ना, स्ट्रगल आपकी फैमिली की भी रहती है, खुद की भी रहती है, कई बार मेंटल स्ट्रेस भी आ जाता है कि यार हम ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं ना। तो उससे लड़ने के लिए, उसको कोप अप करने के लिए क्या टेक्निक थे आपके पास, और क्या क्या प्रेशर आपने झेले? सर सोसाइटी तो बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, स्पेशली अगर आप एक लड़की है तब तो और ज़्यादा ही रहता है। तो अब क्योंकि मेरे जो फादर है वो इकलौता सपोर्ट था हमारे पास, फाइनेंशियली भी और वैसे भी इमोशनल सपोर्ट।
तो पापा को ये था कि सर जब हमको ऐसे पढ़ने भेजा ना अलग अलग जगह पे, तो लोग बोलते थे कि आप अपने पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो इन पे। और अगर ज़्यादा ही पैसे है तो अपने बेटा जो एक इकलौता बेटा है उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी बना दो, अगर ज़्यादा ही है तो इस तरह से बोला जाता था। लेकिन मेरे पापा का बहुत स्ट्रॉन्ग गोल था कि मेरी बेटियाँ कुछ अच्छा ही करेगी, और उन्होंने उनसे से जितना हो पाया उन्होंने उतना किया है। और वो तो मतलब यहाँ तक थे कि हमारे पास जो भी घर है सर, उनको मतलब कई बार मैं बोलती थी कि पापा कैसे इतना करोगे, मतलब इतना खर्चा है, ऐसा है। तो बोलते थे कि अगर मेरा बस चलेगा ना मैं घर भी बेच दूंगा, पर तुम्हें मैं वो कराऊंगा जो भी तुम्हारे ड्रीम्स है, बस तुम मेहनत करो। तो वो था। और मैंने पर्सनल लेवल पे सर, मैं रिलीजियस भी हूँ, तो मैं चैंटिंग करती थी, मंदिर जाती थी बहुत ज़्यादा ना, और मैं बस भगवान से बातें करती थी कि मतलब खुद देख लेना अपना, मैंने ईमानदारी रखी अपने काम में, बाकी ये आप ही देख लेना। और फेलियर्स तो बहुत आते हैं सर, पर सक्सेस परमानेंट है और फेलियर्स पार्ट है सर। नहीं, एक बात देखो ना, ऐसे भी तो हो सकता है जैसे आप बोल रहे हो कि पापा सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, सोसाइटी से कुछ इस तरह की बातें आ रही है, और ऊपर से आपको ये भी एक प्रेशर ही हो जाता है एक टाइम जब आपको बोले कि हम अपना घर भी बेच देंगे, तो उस टाइम थोड़ा ऐसा भी तो ख्याल आता है यार, अगर ये सब कुछ हो के नहीं हुआ फिर क्या करेंगे। जैसे कि आप प्रीमियम एक दो बारी फेल हुए, पिछली बारी अनफॉर्चुनेटली हिंदी की वजह से फेल हो गए। तो जब ऐसा मोमेंट आता है ना, तो दोनों तरह के प्रेशर हो जाते हैं अपने ऊपर कि भैया ये क्या होगा, फिर कैसे करेंगे इसको। तो कैसे आता था, कभी ऐसा डर लगता था? सर बहुत डर लगता था। कई बार ऐसा भी होता था कि अगर नहीं हुआ तो फिर घर जाना ही नहीं है क्या, मतलब ये भी एक सवाल था। ये भी चैलेंज बना दिया था एक। यस सर। उसके बाद फिर ये था कि अगर बाई चांस चलो कुछ भी नहीं होता है और शादी करा दी जाती है हमारी, तो वहाँ पे भी हम क्या आंसर देंगे कि इतनी कोशिश करी, तुम्हारे पीछे इतना खर्चा हुआ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो सर ये प्रेशर तो था ही, लेकिन फॉर्चुनेटली पेरेंट्स इतने अच्छे मिले हैं ना कि उन्होंने कभी बहुत सारी बातें तो हम तक आनी ही नहीं दी सर। हमेशा ही बोला तुम करते रहो, ज़रूर होगा, अगर तुमने सच में मेहनत करी है ना तो मिलता ज़रूर है। ये मेरी मदर का बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ था। अच्छा ठीक है, चलो मदर की बात भी की आपने, चलो पापा तो इस तरह से आपको सपोर्ट कर रहे थे, तो मदर का कैसा सपोर्ट दिखता है आपको? सब मदर का भी बहुत सपोर्ट था, इमोशनली जो एक सपोर्ट तुम्हें चाहिए एक केयर टेकर की तरह भी, तो मदर ने बहुत किया। और हमेशा ही मतलब हमने तो कभी सर अपने घर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा, हमेशा ही हमको ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई और बोला गया कि जो मेहनती है उस पर ही खर्चा होगा, जो मेहनत नहीं करेगा उस पर नहीं होगा, चाहे वो बेटा है चाहे बेटी है। तो इस तरह से बाकी सर, लेकिन वही है, लोग तो फिर थोड़े होते ही है। तो मेरी मदर को भी बोलते थे कि अगर ज़्यादा ही इसको कुछ बड़ा करवाना है तो भाई तुम प्रोफेसर का देख लो, और इन सब में मत फंसाओ, और ये पेपर तो होते ही नहीं है। हाँ जी, और जिनके ये होते हैं ये वो पता नहीं कहाँ से ही होते हैं, हमारे साइड से तो नहीं होते ऐसे। तो सर मदर का थोड़ा वो फिर हो ही जाता है कि अब पता नहीं क्या इसने चूज़ कर लिया है। तो सर फिर एक बार मेरी मदर मेरे पास आए और बोला कि तू ये छोड़ दे, और इसमें तो पता नहीं ये होता ही नहीं है, मुझे ऐसा बोला है, तो तू ऐसा करना, तू प्रोफेसर की तैयारी कर, क्योंकि तू मेहनती है, वो तेरा वो हो जाएगा। तो सर अपनी मम्मी की वजह से फिर मैंने यूजीसी नेट भी दिया है, मैंने हिमाचल सेट भी दिया है, और सर मैंने दोनों क्लियर भी किया है। यस सर, सिर्फ इसलिए ताकि मम्मी को मैं थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन दे सकूं कि चलो अगर कमीशन आता है तो मैं वो भर सकती हूँ। मतलब आपने कोई ऐसा प्लान बी के बारे में इतना स्ट्रांगली सोचा नहीं है? नहीं सर, आपने एक ही गोल रखा था? मेरे फादर की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग गोल था कि तू इसी में जाएगी, तू तेरी पर्सनैलिटी सूट ही इसमें करती है, तो और तू कर लेगी सर। पता नहीं क्यों, ऊपर उन्हें बहुत विश्वास था। ये होता है, देखो पेरेंट्स को ना पता चल जाता है अपने बच्चों का कि वो क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं, है ना, तो ये विश्वास रहता है। बट मुझे ये लगता है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सबको ये सोचना चाहिए कि पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है ना, आपको यहाँ तक पहुँचाते हैं, खर्चा करते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके बारे में जानते भी है कि वो कर लेगा, बट बीच में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसा आ जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है, तो उसको मैनेज करना आना चाहिए, और वो आप ही करोगे, है ना। तो इसके लिए आपने देखो सबसे बढ़िया बात बोली कि आप स्पिरिचुअल हो, है ना, तो मैं भी बड़ा स्पिरिचुअल हूँ। मुझे जैसे आप चैंटिंग करना, मेडिटेशन करना, मैं बहुत विश्वास करता हूँ उसमें, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा जो एक ट्रू वर्जन है उसको मैं पकड़ पाता हूँ, और उसकी वजह से मैं आगे का सोच पाता हूँ, है ना। तो मैं मतलब
इस बात को रिलेट कर पा रहा हूँ आपके साथ ना, तो एक अंदर से फीलिंग आ जाती है, आपकी इंट्यूशन बोल पड़ती है कि भैया दुनिया इधर की उधर हो जाए बट ये हो सकता है। तो आप कैसे एक्सपीरियंस करते हो उस चीज़ को, और क्या आपकी प्रैक्टिस थी, और कैसे आप कहना चाहोगे कि कुछ बच्चों को शायद जो रेजोनेट कर पाए आपके साथ, तो मतलब वो यूज़ कर सकते हैं इस टेक्निक को? सर मेरी जो सबसे छोटी बहन है ना, वो मैनिफेस्टेशन में बहुत विश्वास रखती है। तो सर उसने मेरे को ना इसकी तरफ पुश किया कि तू ना पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव। एक बात यहीं तोड़ लेते हैं, सो हाथ में मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है इन शब्दों में। तो मैनिफेस्टेशन एक बार जिनको थोड़ा सा नहीं क्लियर हो, है क्या चीज़ है? सर मैनिफेस्टेशन है कि आप जो चाह रहे हो ना, आप उसको बार बार दोहराओ, और आप जब भी सोच रहे हो आप उसको सोचो कि आप वो हो। और दूसरी बात है कि आप ना अपने मुंह से भी पॉजिटिव ही बोलना है कि वो होगा, और आपने सोचना भी पॉजिटिव ही है। आप बस वो करते रहो, और नेगेटिव बिल्कुल नहीं। तो सर जैसे कई बार होता है ना, कई बार टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, और मैं जैसे ही अपने रूम जाती थी ना, फिर अपनी बहन को बोलती थी, अब वही रहती थी मेरे साथ यहाँ पे ना, कि मेरे आज मार्क्स नहीं आए, पता नहीं होगा भी कि नहीं। तो जैसे वो नहीं सुनती थी ना, वो उस टाइम चुप चुप चुप, इससे आगे कुछ मत बोलना। तो इस तरह से सर मतलब सोचने ही नहीं देती थी बिल्कुल। आप बोल रहे हो कि आपकी सिस्टर के अंदर ये प्रैक्टिस थी, वो करते थे ये मैनिफेस्टेशन? ठीक है, ठीक है। तो फिर मुझे फिर ऐसे पेजेस दे के बोलती थी, लिख इस पे कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। फिर मैं इस तरह से लिख के सर, मैंने दीवारों पे भी लिखा था कि आई विल डू इट, इस तरह से सर। और तो मैंने तो बहुत ज़्यादा ये किया था। उसके बाद जैसे मैं चैंटिंग करती थी, तो उसमें भी मंत्रा वगैरह जो होता है वो। और सर मैं रोती भी भगवान के आगे थी, मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं दिखाती थी कि मैं इतना हर्ट हो रही हूँ या कुछ भी, और उनसे मांगती थी। और मेरा मतलब यही था, एक सुकून वाला जो टाइम होता है ना, वो यही था। मैं कंप्लेंट भी उनसे करती थी, और जब खुश हूँ तो भी उनके पास ही हूँ। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई है ना? तो देखो ये ऐसी टेक्निक होती है, देखो मैं इसमें बहुत विश्वास करता हूँ। तो मुझे लगता है कि इस पर करना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ अपने को बार बार ही बोल रहे हो, अगर आप उसको कॉपी भी कर रहे हो ना, एक दिन शायद वो रियल हो जाती है ना? जैसे आप बोलते हो भगवान के आगे आप रोते भी थे, उनको शिकायत भी करते, तो मैं भी ऐसे करता था। एक टाइम जब मैं बड़े फेलियर दौर से गुजर रहा था, तो मैं तो ऐसे लेटर लिखता था। मैंने ऐसे ही बनाया था एक अपनी इसमें ना, लेटर टू गॉड। तो मतलब लिख के मैं छोड़ देता था, बल्कि बाद में मेरे पास थे भी कुछ लेटर, मैं पढ़ता भी था। तो मतलब ये भी एक तरीका हो सकता है कि एट द एंड क्या है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वहाँ तक बात पहुँच जानी चाहिए कि भैया ये हो सकता है। ठीक है। तो जब आपका सिलेक्शन हुआ, तब कैसे आपने भगवान से शिकायत की? शिकायत तो नहीं हो सकते कैसे मैसेज में चाहे? तब तो सर बस मैं जैसे मैंने लिस्ट में नाम देखा, तो मैं मंदिर के आगे खड़ी होगी, मैंने थैंक यू बोला बहुत सारा। उस टाइम भी मैं रो ही रही थी, और बोला कि सच में आपने मेरा साथ दिया है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। अच्छा, ठीक है। इतना अच्छा आप बता रहे हो कि एक ग्रेटिट्यूड है अपने पेरेंट्स के प्रति, भगवान के प्रति, है ना? तो कई बार ऐसा भी होता है ना, हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके स्कूल कॉलेज के टीचर्स हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करता है। तो ऐसा सपोर्ट भी मिला है कहीं आपको? सब फ्रेंड्स तो इतने, मतलब मैं इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, तो बहुत ज़्यादा तो वैसे भी नहीं बने हैं। कुछ है भी तो वो कुछ बैंकिंग में है, कुछ टीचिंग में चले गए हैं। तो फ्रेंड्स का रोल तो इतना नहीं था। लेकिन सर मेरे जो कॉलेज में जो मुझे प्रोफेसर मिले, वो बहुत अच्छे मिले सर। स्पेशली अगर मैं नाम लूँ तो एक होता ना कि तुम चलो पढ़ तो लोगे, लेकिन एक जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, या आगे भी जो काम आता है तुम्हारा फील्ड में, वो बहुत ज़रूरी है सर। तो उसके लिए जो विनीता पॉल मैम है, इंग्लिश के प्रोफेसर है, वो कहाँ पे है? नाहन कॉलेज में सर। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी। मैं एनएसएस में थी सर, तो वो कोऑर्डिनेटर थे उसके ना। तो वो ज़बरदस्ती मेरा नाम डाल देते थे, चलो आज एंकरिंग करो, चलो आज डिबेट करो। और सर मुझे था स्टेज फोबिया ना, तो वो बिल्कुल ख़त्म करने के लिए मैम ने बहुत मेरी हेल्प करी है। और मतलब ज़बरदस्ती मुझे पुश करना कि तुम कर सकती हो, कर सकती हो। तो उनका बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद सर एक और प्रोफेसर है, दिनेश सर, वो हिस्ट्री के प्रोफेसर है। उनका तो सर अभी तक भी मुझे कॉल आता था कि पैसे चाहिए तो बोलना मुझे, और तुम्हें अगर कोचिंग लेनी है तो मतलब ये मत सोचना कि पैसे नहीं है, मैं भेजूँगा तुम्हें। तो इस तरह से सर मतलब बहुत ही काइंडनेस जो एक एटीट्यूड है, वो बहुत अच्छा था सर। तो देखिए आपके साथ कितने लोग जुड़ते हैं आपकी सक्सेस में, है ना? ऐसा नहीं होता कि हम तो देखो मेहनत करता है, एक इंसान करता है, वो झेलता भी है बहुत सारे प्रेशर, तो इधर उधर से भी आपको सपोर्ट मिल जाती है। बट ये है कि आपकी करने की लगन होनी चाहिए, और जो आपको हेल्प करना चाहते हैं उनमें उनको दिखनी चाहिए वो, है ना? तभी तो वो आपके ऊपर विश्वास करता है।
तो अच्छा, इसके बाद हम आते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन में, है ना। इंटरव्यू तो एक बड़ा स्टेज होता है जहाँ पे बस आप पहुँचने वाले होते हो, तो वो पूरा सिनारियो कैसा रहा? सर इंटरव्यू तो ऐसा था कि एक तो एक फाइनल स्टेज होता है, और इस स्टेज पे आके मेरे को नहीं लगता कि कोई भी फेलियर फेस करना चाहता है। तो सर मेरे को भी यही था कि फाइनली मैं पहुंच पाई हूँ, तो मेरे को ये करना ही करना है। अब सर जैसे मैं आपसे भी मिली, फिर मैंने बोला कि सर मेरे को पहली बात तो मीडियम में प्रॉब्लम हो रही है कि इंग्लिश रखूँ या हिंदी रखूँ। तो सर आपने पहले ही मॉक में मुझे बोल दिया कि यू आर फ्लुएंट इन इंग्लिश, तो आप इंग्लिश रखिए। तो सर वो मैंने किया। दूसरी बात है, जो मॉक्स दिए उसमें भी फिर जो भी कमियां थी वो मुझे बताई गई, और सर फाइनली मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपना जो इंटरव्यू वो दिया था, और मेरे को लगता है वो अच्छा ही हुआ था। अच्छा हुआ था। अच्छा, मैं सबसे पूछता हूँ एक सवाल, अपना कोई एक ऐसा सवाल जो आपसे पूछा गया हो जिसमें आप बड़े कॉन्फिडेंस रहे, कंफर्टेबल रहे, और कोई ऐसा सवाल जिसमें आप थोड़े से ऐसे जोन में चले गए कि जहाँ थोड़ा सा इरिटेशन भी होगी? सर कंफर्टेबल तो वही है जो मेरी हॉबी से पूछे थे, जैसे कुकिंग मेरी हॉबी है, तो बोला था कि क्या ऐसा प्रिंसिपल है जो तुमने सीखा है कुकिंग से। तो मैंने तो यही बोला था कि सर जितना सिंपल खाना हो उतना ही टेस्टी होता है वो, तो ये मैंने सीखा है। फिर सर दूसरा जो एक थोड़ा क्रिटिकल सा क्वेश्चन था, वो सर ऐसा था कि वो ना थोड़ा ऐसा प्रेशर क्रिएट करने का कर रहे थे कि मान लो कि तुम्हें जुकाम हुआ है, तो उसमें उन कीटाणु की गलती है या तुम्हारी गलती है। कीटाणु जो बाहर के हैं उनकी गलती है या तुम्हारी गलती है कि तुम वहाँ गए। फिर बोला कि अच्छा अगर ऐसा है तो फिर जैसे अर्थक्वेक आता है तो उसमें अर्थक्वेक की गलती है, तुम्हारे घर की गलती है जो तुमने ऐसा बनाया है। तो इस तरह से सर, ये सर। फिर बोला कि अच्छा अब तुम ये सब बोल रहे हो, तो अब चलो ये बताओ कि अगर आतंकवाद है इंडिया में, तो उसमें पाकिस्तान की गलती है या हमारी गलती है कि हम इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, हमारी आर्म्ड फोर्स कुछ नहीं कर रही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारी गलती है ना ये। तो ऐसे करके सर मतलब फंसाना चाह रहे थे ना। तो सर मैं तो बोला कि सर आई डिसएग्री विद यू, और सर बहुत हमारी जवान भी बहुत काम इस पे कर रहे हैं, हमारी पूरी आर्मी और पूरे गवर्नमेंट इतना एफर्ट कर रही है सर। अब वो इतना ग्रो कर रहे हैं तो फिर आता ही है ये तो। नहीं तो चैलेंज रहती है। यस सर। अच्छा, तो पूरा जो इंटरव्यू है, तो मतलब ना इंटरव्यू को अगर आपने बड़ा सम अप करना होगा कि क्या पर्सनैलिटी चाहते हैं, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनको किस तरह का उनका एटीट्यूड रहना चाहिए कि हाँ यार इंटरव्यू क्या है फाइनली? सर इंटरव्यू यही है कि वो तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम क्या हो। आप ऑनेस्ट रहिए, जो आप हो वही दिखाइए। ऑब्वियस सी बात है, कुछ चीज़ें जो आपको थोड़ा कंट्रोल वहाँ पे करनी है। ओवर एक्साइटमेंट भी नहीं चाहिए, बिल्कुल ही अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं आप चलोगे। मीडियम बैलेंस रखना है। अच्छा होगा कि आप कॉन्फिडेंट हो और एक स्माइलिंग फेस हो, और जो आंसर आता है वो दे दीजिए कॉन्फिडेंटली। नहीं आता है तो आई एम सॉरी सर ये बोल के बस आप चुप हो जाइए, पर कुछ भी ऐसा फेक नहीं करना है, कुछ भी गलत नहीं बोलना है, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होता है सर। अच्छा, जैसे आपने बोला आपके सिस्टर है ना, वो छोटे आपसे, तो आपसे कितने इंस्पायर है वो? क्या वो भी इसी तरफ आना चाहते हैं? वो उनके लिए किस तरह का रोल प्ले कर रहे हो अभी आप? सर बहुत इंस्पायर्ड है वो, और जो आई थिंक एक लेसन जो उन्होंने सीखा है कि आपने हार नहीं माननी है, सफलता ज़रूर मिलती है, और फेलियर एक किसी का पार्ट है। तो सर अभी मेरी है एक तो बहन तो है जो इसमें आना चाहती है, लेकिन सर अभी जैसे कुछ बहनें अभी हैं भी कंपटीशन में जो एग्ज़ाम्स दे रही है ना, तो सर जब उनका अब जब नहीं होता ना तो वो बोलती है कोई बात नहीं, दीदी का भी तो नहीं होता था ना, अब हो जाएगा। तो इस तरह का एटीट्यूड आई थिंक चेंज हुआ है। चलो बहुत बढ़िया बात। अच्छा, दूसरा ये है कि जैसे आपकी सोसाइटी है ना, जब आपका सिलेक्शन हुआ तो वहाँ से भी कुछ आपको ऐसा लगा देख के कि हाँ काफ़ी लोग मुझसे इंस्पायर है, खासकर लड़कियाँ, वो कुछ करना चाहती है, और उन लोगों का भी एटीट्यूड चेंज हो सकता है कि हाँ नहीं लड़कियाँ भी कर सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इस पेपर के प्रति भी एटीट्यूड चेंज होगा कि नहीं हो सकता। तो वो कैसे लगता है, वो देखा कुछ ऐसा? यस सर, बिल्कुल देखा है। मतलब लोगों से जैसे मैं बात करी थी ना गांव में, तो वो कुछ मिनट तो मुझे ऐसे ही देखते रहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल है, इस तरह से। तो सब बाद में वो धीरे धीरे सिंक इन करते कि अच्छा मतलब हो जाता है ये ऐसे, और जिनका होता है वो नॉर्मली होता है। नॉर्मली होता था सर, Yes, तो sir. उनमें कोई सींग तो नहीं लगेगा क्या? यस सर, ऐसे करके। तो ये तो एटीट्यूड चेंज हुआ ही है। और दूसरी बात है सर, अभी तक भी, बल्कि कितने 1 महीना हुआ है हमें ना,
बहुत सारे मुझे अपने ही आसपास के लोग मिले कि हमें भी तैयारी करनी है, हमें भी बताना क्या है। उनके पेरेंट्स ने मुझसे नंबर लिया कि हम आपको ज़रूर पूछेंगे जब भी कोई गाइडेंस चाहिए होगी, और हर जगह बुलाया भी जा रहा है कि हमारे बच्चों को इंस्पायर करो इस तरह से। तो सर वो एक एटीट्यूड शिफ्ट तो होता ही है। तो आपने क्या सोचा, कैसे इंस्पायर करोगे आप? क्योंकि मैं चाहता हूँ जिस एरिया से आप आते हो, जैसे मैं भी जिस एरिया से आता हूँ, सच में उन एरिया में थोड़ी सी ज़रूरत है अभी भी, क्योंकि बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बट कई बार डायरेक्शन होती नहीं है। तो कैसे, क्या कुछ कर सोचा है आपने कि भी कुछ और ज़्यादा हेल्प की जाए? सर मैंने बहुत सोचा है ये, क्योंकि सर मुझे गाइडेंस नहीं मिली है इनिशियली ना, तो इसलिए मुझे इतना टाइम लगा है। और दूसरी बात है कि मैंने वो पेन फील किया है जब आपको गाइडेंस नहीं मिलती ना, और आप बहुत ईगर होते हो कुछ करने के लिए। तो सर मैं चाहती हूँ कि मेरे एटलीस्ट जो आसपास में या कांटेक्ट में लोग हैं, वो सर जितनों ने भी मुझे मैसेज किया है ना अभी तक, सबसे मैंने बात करी है। मेरे पास टाइम हो नहीं हो, मैं बोलती हूँ उस टाइम कॉल करना, तो उस टाइम आता है सर। पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी कांटेक्ट ऐसा होगा जिससे मैंने अभी तक बात नहीं करी है। दूसरी बात है सर कि जितना भी मुझसे होगा, चाहे वो बुक्स की हेल्प है या गाइडेंस की हेल्प है या पैसों के लिए भी, जितना मतलब मैं कर पाऊँगी ना उतना मैं ज़रूर करूँगी। मैंने अपने जो भी मेरे क्लोज वंस हैं उनको भी बोला है कि मतलब मुझे बोलना, क्योंकि सर जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं ना, तो जैसे टेस्ट सीरीज जब लेनी होती है या कुछ भी, तो एकदम से ना वो फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है फैमिली पे। तो मैंने वही बोला है कि मतलब मेरे को बोलना, कुछ भी मैं करूँगी, लेकिन करूँगी हेल्प ना किस तरह से। जैसे आपको आपके प्रोफेसर ने बोला था ना? यस सर, इस तरह से, क्योंकि वो ना सर उस टाइम तुम्हें बहुत ज़रूरत होती है कि तुम्हें कोई ऐसा बोले। अब ज़रूरत तो मुझे भी नहीं थी वैसे तो, मतलब पापा इनफ थे हमारे लिए ना, लेकिन फिर भी सर अब किसी ने बोला तो मुझे याद है कि सर ने बोला था मुझे ऐसे। वो देखो सपोर्ट होता है ना। यस सर, तो वो इसके लिए है। दूसरा सर मैं ये बोलूँगी कि ये एटीट्यूड तो बिल्कुल चेंज करना किसी भी चीज़ के लिए, कि ये नहीं होता है, सब कुछ हो जाता है और करने वाले हम जैसे ही होते हैं, बस मेहनत करनी पड़ती है और कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। लगातार करना पड़ता है, छोड़ना नहीं पड़ता। नहीं सर, छोड़ना नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे बहुत ये है चलन ना कि बच्चे आते हैं 2-3 महीने खूब पढ़ाई करेंगे और फिर वापस चले जाते हैं। तो ये नहीं है सर, एक जगह सेटल तो होना ही पड़ेगा। ये तो हमने भी देखा है ना। जिसको देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, चलो मैं उनको गलत तो नहीं बोलूँगा, बट फिर भी ना वो कई बारी ज़्यादा नोट्स के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये इतनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज पर सीरियसली नहीं करते होते हैं। मुझे ये लगता है कि कमियां ढूंढने से अच्छा है उस पर काम करना स्टार्ट किया जाए अच्छी तरह से। और ये मैं बार बार ही देखा है, मेरे 10-11 साल का एक्सपीरियंस ये बोलता है, जिसके पास कंसिस्टेंसी है ना, जो लगातार करने की हिम्मत रखता है और एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर रहता है, अपने ऊपर विश्वास करता है, सामने वाले भी थोड़ा बहुत करना ज़रूरी हो जाता है कई बारी, तो सक्सेस मिल जाती है। तो ये तो आपको सक्सेस मिल गई है। अब नेक्स्ट प्लान क्या है आपके इसके बाद? सर नेक्स्ट प्लान तो ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो मेरे को अभी तो एसडीएम के लिए एक बार मुझे अच्छा एक अटैम्प्ट देना है, प्रोवाइडेड कितना मुझे टाइम मिले। और सर मैं यूपीएससी की तरफ भी जाना चाहती हूँ सिंसियरली। और उसके अलावा सर वही है मेरा, मतलब वही रहेगा कि मैं दूसरों को इंस्पायर करूँ। मैं चाहती हूँ और ज़्यादा लोग मेरे रीजन से निकले और जो बैकवर्डनेस का जो स्टेटस है हमारा वो इम्प्रूव हो। तो मतलब आपने भी एचएस की तरफ प्रॉपर की तरफ जाने की कोशिश रहेगी और यूपीएससी की तरफ भी रहेगा, और बाकी आप चाहते हो कि लोगों को हेल्प करें। ठीक है, तो अब हम इस कॉन्वर्सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। तो फिर से एक बारी देखो, मेरी हिसाब से मैं 3 कैटेगरी बांटता हूँ हमेशा ही। एक वो लोग होते हैं जिन्होंने भी स्टार्ट करना है ना, जिनके मन में ख्याल आते हैं यार करे ना करे, करना चाहिए, कोई कॉलेज से निकल रहा है अभी। दूसरे वो लोग हैं जो 1-2 साल से नहीं हो रहा है, जिनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, कि मेंस नहीं हो रहा है। तीसरे वो लोग हैं जो बिल्कुल बड़े कम मार्जिन से मेंस में बहुत बढ़िया स्कोर, हिंदी में फेल हो गए, और जीएस में बढ़िया स्कोर, ऑप्शन में नहीं बढ़ा। तो मतलब इन तीनों कैटेगरी को आप कैसे अलग अलग से बताओगे? सर मैं यही बताऊंगी कि आपकी जो भी कमी है ना, आप जिसमें भी रह रहे हो, क्योंकि सर हिंदी में फ़ेल होने का जो एक पेन होता है वो मैंने भी इसको डील किया है, लेकिन सर इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ये मैंने भी फील किया है। बहुत प्रैक्टिस करी मैंने लिख के हिंदी के शब्द, हिंदी का न्यूज़पेपर मैंने अलग से लगाया। तो इस तरह से आप मतलब कोई भी आप किसी सेट में जैसे बहुत प्रॉब्लम होती है कुछ को ना, तो आप प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा आप ध्यान देना। और दूसरी बात है कि अपनी जो कमियां हैं, कोई भी कमी ऐसी नहीं होती जिस पे आप काम नहीं कर सकते। आप काम करिए, लेकिन उससे ना भागना नहीं है सर। जैसे कुछ लोग होते हैं कि
अगर कुछ नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देते हैं, आगे आगे चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर वो कंपटीशन ऐसा है कि वो आपको पीछे ही करेगा, तो आपने छोड़ना कुछ नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। और अल्टीमेटली जब भी आपका जैसे मेंस का टाइम है या प्री का ये अभी टाइम है, तो आपने टेस्ट ज़रूर आपने करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, एकदम से चेंज आता है टेस्ट सीरीज़ के बाद ना, और आप बिल्कुल बहुत अलग हो जाते हो। ये तो है, ये तो मैंने देखा है, अलग हो जाता है। और दूसरी बात, जब टेस्ट लिख लिख के बंदा पूरा तैयार हो जाता है ना, तो उसको अपने ऊपर विश्वास हो जाता है कि भाई आप ठीक हो गया। एक ना मैं वैसे सवाल पूछ रहा हूँ आपसे ना, मतलब बड़ा ऐसा नहीं है, इस तैयारी से रिलेटेड नहीं है वो, वैसे ना जैसे जैसे कई बार मेरे मन में भी ख्याल आता है यार, बच्चे अपनी जवानी का टाइम 3-4 साल इधर दे रहे हैं, सक्सेस रेशो कम है, और नौकरी में लग भी जाएगा तो क्या ही करेंगे, उससे बढ़िया कोई बिजनेस करे, ऐसा कुछ आए। तो आपको लगता है कि भी ऐसा यार, ये मतलब इतना इतना भी क्यों संघर्ष, कितना इतना कष्ट झेलना क्यों आखिर इस पेपर के लिए, और भी तो कुछ करने को बहुत है। सर जैसे मैंने बोला कि मेरा तो बचपन का सपना ही था ना, तो मेरे तो दिमाग में ऐसे कंसीव हो गया था कि मेरे को इसके अलावा कुछ और था ही नहीं। मेरे को दिखता ये था कि मैं कुर्सी पे बैठी हूँ इस तरह से ना, तो बहुत ज़्यादा था सर। बाकी बिजनेस भी, अगर आपके पास इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड है तो आप ज़रूर इसकी तरफ भी जा सकते हो, अल्टीमेटली अगर आपका पर्पस प्रॉफिट है या पैसे कमाना है तो। पर सर ये जो सर्विसेज है ना, ये एक होलसम पैकेज की तरह है, इसमें आपको सब कुछ बहुत बैलेंस्ड वे में मिलता है, पावर भी मिलता है, प्रेस्टीज भी मिलती है, पैसे भी जितना एक चाहिए सर्वाइवल के लिए अच्छा अमाउंट वो मिलता है। और दूसरी बात है सर कि आपको एक मौका मिलता है काम करने के लिए ना, लोगों के लिए। स्पेशली अगर आप एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हो तो आप ज़रूर काम कर सकते हो, और जो वो सेटिस्फैक्शन है आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और वो कोई भी बिजनेस, अगर आप प्रोवाइडेड कोई और एक्टिविटी नहीं करते हो तो वो नहीं मिल सकता। तो देखो, आपकी जो जो मैंने पूरी बातचीत हुई है, जो आपका ये लास्ट आंसर था, तो उससे यही मेरे को लगता है ना कि ये सब बातें बेकार की है। कि इसमें 4 लगेंगे साल, 5 साल लगेंगे, अगर आपने ठान लिया और अगर उस ड्रीम को आप विजुलाइज कर पा रहे हो और उसको मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, और जो आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको विश्वास है आपके ऊपर, और आपके साथ वो लोग हैं, खासकर पेरेंट्स हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ भी हो सकता है। एक इंसान 4-5 साल तैयारी करता है ओलंपिक में जाने के लिए, और उसकी जो दौड़ होती है वो कुछ मिनटों की होती है, और 4-5 साल इसलिए दौड़ता है कि वो उस दिन को विजुअलाइज कर रहा होता है कि मैं वहाँ दौड़ूंगा और मैं अपना बेस्ट दूंगा, और हो पाए तो मेरे को मेडल भी मिलेगा। तो ये कोई भी काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम उस कैटेगरी के लोग हैं जो इस सर्विसेज में आते हैं, इस सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो शायद वो पागलपन यही होता है कि हमें वो चीज़ दिखती है, और नहीं दिखती जिसको, उनको देखनी चाहिए फिर। और सिर्फ किसी भी फील्ड में आप जाओगे ना, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आप मेहनत से नहीं बच सकते, चाहे आप बिजनेस में जाओ चाहे जहाँ भी आप जाओ। तो वो ये जो कुछ क्रिटिकल ईयर्स है ये तो लगते ही है सर। बाकी यही है कि अगर आपके पास पैसे है, टाइम है, तो आप कोचिंग लगा के और ज़्यादा जल्दी कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप डिसिप्लिन भी है। यस सर। और अगर ये सब भी नहीं है तो फिर भी आप सेल्फ स्टडी से मेरी तरह फिर भी आप कर सकते हो। बिल्कुल, तो यही देख रहा हूँ मैं इस साल, बच्चे जो निकले हैं सच में बड़े हम्बल बैकग्राउंड से, गांव से, और सबसे बड़ी बात है लड़कियाँ, गर्ल्स बड़ा अच्छा कर रही है। और हर लड़की से मैंने यही बातचीत की है कि सब ने ये बोला है कि जो पेरेंट्स की जो सपोर्ट है वो बड़ी अनकंडीशनल सपोर्ट है। तो मैं यही सोचता हूँ शायद हमारी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं और बदलाव हो रहा है। और जो बड़े शैलो से सवाल है जो मैंने लास्ट में पूछा, ये इस तैयारी को लेकर ही नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर है कि यार ये क्यों हो सकता है, तो हो नहीं सकता। बट अगर आप बिल्कुल एक डेप्थ में चले जाओगे, उसको विजुलाइज कर पाओगे चीज़ों को, तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो आपकी स्टोरी सच में बड़ी इंस्पायरिंग है और बहुत लोगों को इंस्पायर करेंगे। और शीतल, आपको बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से, और मैं यही प्रे करूँगा कि आपको जो अगली सक्सेस है वो ज़रूर जल्दी मिले, और जिस चीज़ के लिए आप इंस्पायर्ड हो कि आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, तो अगर आपकी इच्छा है तो वो हेल्प भी करोगे आप, और वो फलीभूत भी होगी। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो कभी फिर बातचीत करेंगे जब आपका अगला पड़ाव कोई आप हासिल करोगे। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।